आज की जो क्लास है वो क्लासेस स्पेशली फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए बनाई गई है। और ये क्लास एक ऐसी है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो बिजनेसमैन हो, चाहे फिर वो जॉब करने वाला पर्सन हो, किसी भी टाइप का व्यक्ति हो, उसे ये चीज का आना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं अक्सर बोलते रहता हूं कि ये भी चीज आना चाहिए, ये भी चीज आना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि बिजनेस के अंदर सभी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको हर बारीकियां, हर इंपॉर्टेंट चीज जो भी रियल लाइफ में उपयोग में आती है वो सभी चीजें आना चाहिए। आप कोई सी भी ऑनलाइन क्लासेस के सिलेबस को उठा के देख लीजिएगा, मैंने जितनी चीजें आपको बताई है शायद इतनी चीजें कोई नहीं बताता है। कई इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको कई छोटे छोटे कामों के लिए भी उपयोग में आती है, उन सभी चीजों को मैंने आपको यहां पर बताया। मेरा पर्पस था कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीखें वो ज्यादा बेटर है। देखिए, हो सकता है आपको केवल लाइफ में परचेस और सेल्स की एंट्री ही करना पड़े, पर अगर मान लीजिए कोई आपके पास आ गया और किसी ने बोला कि हमको तो ये इस टाइप की चीजें चाहिए जो आपने पढ़ी नहीं, तो आपको उस दिन ये पता चलेगा कि उस दिन जब हमें सर ने ऑनलाइन पढ़ाया था तो ये टॉपिक के लिए सर ने ये बोला था कि ये पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक है वो है स्पेशली फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इन चीजों का क्या उपयोग होगा, किस लिए इसका उपयोग हम करते हैं, तो अब हम देखते हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं, कभी भी आप देख लीजिए, जब भी आप जॉब करने जाते हैं तो आपको दो तरह के लोग बिजनेस में मिलते हैं। एक वो बिजनेस में मिलते हैं जिनका नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस। भाई नया बिजनेस है तो हम पहले ही दिन से इसकी अकाउंटिंग सीखते आए। मैंने पहले दिन से बताया कि भैया बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करो, फिर हमने बताया लोन ले लो, फिर हम माल परचेस करेंगे, फिर हम माल सेल करेंगे। ये तो हमने पहले दिन से पढ़ाते आए। तो इस चीज के बारे में मैं आपसे कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट आप करेंगे तो फिर आपको पता है कि क्या करना है। परंतु आप एक ऐसी कंपनी में जॉब करने गए जिनका बिजनेस कई सालों से चले आ रहा है, 2, 4, 5 साल, 10 साल, पर उनके पास 10 साल से कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। वो जो अकाउंटिंग करते आ रहे थे उनका ओल्ड बिजनेस था, और वो 10 साल से जो करते आ रहे थे वो मैनुअल अकाउंटिंग करते आते थे। अब मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है, आपने देखा होगा, आज भी पुरानी दुकानें होती है, पुराने बिजनेस वाले लोग होते हैं, वो हाथ से अकाउंट लिखते। रेड कलर का एक बही खाता आता है, रेड कलर की बुक्स आती है, उसके अंदर ये सारे की सारी चीजें वो लिखते हैं। उस मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता था कि उनका ओल्ड बिजनेस हो रहा था, पर क्या हुआ कि उनका ओल्ड जो बिजनेस था, मैनुअल बिजनेस था, मान लीजिए वो बिजनेस था 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2024 तक उनके यहां पर मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक एक कंपनी जिसके हमें जॉब करने गया तो उन्होंने मुझे बोला, सर हमारा बिजनेस तो कई हमारे दादा परदादा के समय से चलते आ रहा था, पर हम अकाउंटिंग अभी तक कंप्यूटर नहीं खरीदा, हम मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे थे। मतलब हाथ से बैलेंस शीट तैयार करते थे, P&L तैयार करते थे और सीए को दे देते थे ऑडिट करवाने के लिए। पर बोलते सर अब एक नया जमाना आ गया और हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की पूरी जो अकाउंटिंग है, हम उस अकाउंटिंग को करना चाहते हैं कंप्यूटर
हम उसको करना चाहते हैं कंप्यूटराइज्ड। हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। भाई जॉब करने कौन गया? मैं गया। मुझे कंपनी क्या बोल रही कि अभी तक मेरी अकाउंटिंग मैनुअल थी, पर अब हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना, और अब हम इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे तो इसमें हम चाहते हैं कि अब बिलिंग का भी काम करेंगे, मतलब अब हम बिल भी बनाएंगे। तो आप एक ऐसा काम करो कि अब हमारा बिलिंग का काम होने लग जाए। तो मैंने उनकी सारी चीजों को समझा। समझने के बाद मैंने क्या करा, अब पूरी चीज समझने के बाद मैंने कहा ठीक है सर, हम आपके अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने उनको बोला एक काम करिए, मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके पुराने साल की बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, मुझे केस बुक बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे जीएसटी रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये सारी रिपोर्ट उनके पास अवेलेबल है, और मुझे इसलिए जरूरत है उस चीज की क्योंकि ये उनका जो बिजनेस की ये जो रिपोर्ट है, ये ओल्ड बिजनेस की रिपोर्ट है। वो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का डेटा उन्होंने मुझे दे दिया। और अब मैंने क्या करा, मैं गया टेली प्राइम में, और मैंने क्या करा, एक कंपनी बनाई। एक कंपनी मैंने टेली प्राइम में बनाई, और उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर मैंने दे दिया 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। दिस इज माय न्यू फाइनेंशियल ईयर। ये था मेरा ओल्ड, और ओल्ड की बैलेंस शीट की उन्होंने मुझे सारी रिपोर्ट दे दी, पेपर पे प्रिंटेड थी, मुझे दे दी। और मैं जॉब करने गया था, तो मैंने उनसे सब रिपोर्ट लेने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अब मैंने टेली के अंदर एक कंपनी बना दी। अब टेली के अंदर कंपनी बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, पुराना जितना भी डेटा रहेगा। अब इन्होंने मुझे क्या बोला, बोले सर अब हमें अपना जो बिजनेस मेंटेन करना है, अब हमें जो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करना है, मैं उसमें क्या क्या चाहता हूं भाई, हमें अब बिलिंग भी सिस्टम करना, मुझे बिल भी निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है काम करिए, बिल भी निकालेंगे। फिर मैंने बोला कि एक काम करिए, बिल तो निकालेंगे तो मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। बोले क्या? तो मैंने कहा आपकी दुकान में किस आइटम का कितना स्टॉक है, मतलब जितना भी माल का स्टॉक है वो आइटम वाइज पड़ा हुआ है, तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने क्या करा, पूरा कंप्यूटराइज था, मैनुअल था, उन्होंने कॉपी पेन पे पूरा उतार के मुझे बता दिया। और मैंने फिर बोला कि भैया जितना भी लोगों से जितना भी लेना देना है, मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, बकाया है, तो जितनी भी लोगों से लेनदारियां बाकी थी, जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, हिंदी में बोला जाता है बकाया, बाकी या पेंडिंग, मैंने ये भी उनसे पूरा पूछ लिया। क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि सामने वाले व्यक्ति के बिजनेस की जो पुराने साल की बैलेंस शीट है, पहले उसे मैं सिस्टेमेटिक सारी की सारा डेटा डाल दूं। सारा डेटा डालने के बाद मैं ये चाहूंगा कि उसका पूरा डेटा सेम मैच हो जाए। पुराना जो मैनुअल था उस पुराने को मैं कंप्यूटराइज पूरा प्रॉपर मैनेज कर लूंगा। इतना करने के बाद मैंने उसको बोला कि भैया आपके जितने भी पेंडिंग है, जितना भी बैंक में आपका पैसा है, वो बैंक का स्टेटमेंट भी बुलवा के रख लो। आपके पास जितना आज की तारीख में केस अमाउंट है वो भी बता देना मुझे। मैंने कुछ रिपोर्ट उनको बोला कि कुछ चीजें तैयार करके रख लो। अब उन्होंने सारी की सारी चीजें तैयार करके रखी, और अब मुझे बोलते हैं कि सर ये सारा डेटा हम आपको मैनुअल हाथ से लिखा हुआ है, मुझे मेरी टेबल पे लाके रख दिया। अब मुझे क्या करना है,
मैं कंप्यूटर पे क्या करूंगा वो चीज सब बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिक्लेयर करता हूं। दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, अगर कोई भी मैनुअल अकाउंटिंग का काम था, अगर उस अकाउंटिंग को मुझे कंप्यूटराइज अगर अकाउंटिंग करना पड़े, पूरी मैनुअल अकाउंटिंग को अगर मुझे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना है, तो मुझे जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक जरूरत पड़ेगी उसके स्टॉक की और दूसरी जरूरत पड़ेगी उसके अकाउंटिंग बैलेंस। मतलब मैं उस दुकानदार से, उस बिजनेसमैन से बोलूंगा कि आपके यहां पर किस आइटम का कितना स्टॉक है, और पूछूंगा कि किस व्यक्ति से कितना रुपया हमें लेना है। मुझे दो लोगों की, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब दुकानदार ने पूरा पेपर पे प्रिंट करके निकाल लिया था कि भैया, मैंने पूछा आपकी दुकान में कितने आइटम हैं, तो सामने वाला बोलता है सर अपने यहां एलजी की 42 इंची जो टीवी है वो 10 है और 10,000 रुपए के हिसाब से परचेस करी थी। सामने वाला बोलता है एमआई के मोबाइल पड़े हुए अपनी दुकान पे पहले से 10 पड़े हुए, 15,000 रुपए के रेट पे हमने खरीदे थे। और तीसरी चीज आ गई और वो आ गई आपकी 15,000। और तीसरा बोला कि अपने पास बजाज कंपनी के कूलर पड़े हुए अपनी कंपनी में, तो ये बजाज कंपनी के 5 कूलर पड़े हुए 8,000 के रेट के खरीदे हुए थे। तो सामने वाले ने मेरे को 1, 2 ये 3 चीजें पूरी बता दी। मतलब उसके यहां तो 3,000 आइटम होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि सामने वाला अब मार्केट में आया और ये बोलता है कि मैं एक एक आइटम का बिल बना के कस्टमर को दूंगा। तो कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक तो कुछ होगा नहीं, तो हम क्या चाहेंगे कि उसका पूरा स्टॉक, उसके सुपरमार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उसकी शॉप पे जितने भी आइटम थे सब मैं कंप्यूटर पे डालूंगा। कैसे डालूंगा ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले ये सारे की सारे जो आइटम हैं, इन सभी आइटम को मैं कंप्यूटर में डालूंगा। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं मेरा स्टॉक आइटम वाइज मेंटेन करूंगा, एक एक आइटम मेंटेन करूंगा, तो फिर मुझे जो स्टॉक है वो ऐसे डालना पड़ेगा। पर वो व्यक्ति अगर ये बोलता है कि नहीं, मुझे एक एक आइटम का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, मेरा बिजनेस जो मैनुअल था उसको केवल कंप्यूटराइज करना है, मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करूंगा, आइटम वाइज मेंटेन नहीं करूंगा, मैं गुड्स वाइज मेंटेन करूंगा। अब यहां मैंने बताया ना, एक पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है। सामने वाला बोलता है मुझे गुड्स वाइज मेंटेन करना। अब गुड्स वाइज का मतलब ये है कि सामने वाले का जो पुराना बिजनेस था, उस पुराने बिजनेस को मैंने कंप्यूटराइज करा, पर उसका स्टॉक अनुमानित था। अनुमानित मतलब उसने बोला कि मेरे पास दुकान में अनुमानित लगभग जो भी होगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5, और ये 2.5 मतलब मान लो 3 लाख का स्टॉक मेरी दुकान में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, एक लेजर बनाऊंगा, उस लेजर का नाम दूंगा स्टॉक अकाउंट। इसका स्टॉक अकाउंट डालूंगा, इसका ग्रुप दूंगा मैं स्टॉक इन हैंड। ऑलरेडी ये ग्रुप रहता है तो मैं स्टॉक डालूंगा और उसको इस ग्रुप से जोड़ दूंगा। अब जैसे ये लेजर डालूंगा तो कंप्यूटर मुझे 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग स्टॉक बताएगा। क्या बताएगा? ओपनिंग स्टॉक आपकी दुकान में कितने हजार का था। तो मैंने बोला मेरे पास 3 लाख रुपए का स्टॉक 1 अप्रैल 2024 को है। यहां मैनुअल था तो एक एक आइटम मेंशन करा, और जहां पर गुड्स वाइज होगा तो मैंने ये डाला। अब क्या हुआ, पूरे साल भर बिजनेस चला। आज तारीख है 31 मार्च 2025। मैंने क्या करा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक, अब मेरा साल भर माल बेचने के बाद अब मेरे यहां स्टॉक बचा केवल 50,000 रुपए का स्टॉक बचा। तो ये कहलाता है आपका ओपनिंग और ये कहलाता है क्लोजिंग। हां, बस एक कंडीशन होगी, वो ये होगी
कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि हमें स्टॉक आइटम वाइज मेंटेन करना है तो फिर आपको ऐसा स्टॉक डालना पड़ेगा, और कोई बोले कि हमें गुड्स वाइज मेंटेन करना है तो इस तरीके का स्टॉक मेंटेन करना है। अब ये क्या चीज होती है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर इस चीज के बारे में भी अब हम समझने वाले हैं। तो अब ये जो बात है कि अकाउंट बैलेंस का मतलब ये होता है कि भाई अब ये अकाउंट बैलेंस में ये आ जाएगा कि आपको आपके पास जो पुराने साल की जो बैलेंस शीट आई, आपके पास पुराने साल की जो बैलेंस शीट आई उसके अंदर इस सब ऐसा रहेगा कि भैया कितना आपके पास स्टॉक पड़ा, कितना आपने परचेस किया, कितना आपने सेल किया, कितना आपका माल परचेस रिटर्न हुआ, कितना आपका सेल्स रिटर्न हुआ, कितना आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सामने वाली कंपनी जिसके यहां मैं जॉब करने गया उन्होंने मेरे को ऐसा भी डेटा अवेलेबल करवा दिया जिसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड, फैक्ट्री का रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कैरेज इनवर्ड, वेजेस आ गया, ऑफिस की लाइटिंग, लैपटॉप, ऐसे उन्होंने पूरे की पूरे लेजर का ये मुझे उन्होंने प्रैक्टिकल चीजें लाके दे दी और हमें बोला कि सर अब आप कंप्यूटराइज कर दीजिए। मैं इन चीजों को कैसे कंप्यूटराइज करूंगा, तो याद रखिएगा इस अकाउंटिंग बैलेंस को भी हम लोग देखेंगे। इस अकाउंट बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं समझिएगा। पहले मैंने आपको उस कंपनी का आइटम वाइज स्टॉक डालना बताया, फिर मैंने आपको उस कंपनी का स्टॉक गुड्स वाइज डालना सिखाया, परंतु इतना ही सब कुछ नहीं होता। जो मैं एक चीज और होती है कि आपका पुराने साल का जो डेटा आया उसमें आपकी बैलेंस शीट के अंदर यह भी लिखा रहेगा कि आपके पास कितनी कैपिटल है। आपकी कैपिटल आपकी बैलेंस शीट की दिखाई देगी। आपने कितना पैसा ड्राइंग किया, आपने कितने का माल खरीदा है, ये भी चीजें रहेगी। आपने कितने रुपए का माल बेचा, ये भी आ जाएगा। आपने कौन सी बैंक से अभी तक लोन ले रखा है, आपने किसी एम्प्लॉय को अगर पैसा उधार दिया है तो एम्प्लॉय का लोन भी आ जाएगा। आपकी कंपनी में कितनी फिक्स्ड असेट्स है, मान लीजिए लैपटॉप है, कूलर है, टीवी है, आपने अपनी कंपनी के लिए खरीदा, ये सब फिक्स्ड असेट्स है। यानी आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चाहे फिर वो जितना भी, तो जो भी पैसा आपकी वो जो पुराने साल की बैलेंस शीट में जितना जितना रुपया लेना देना है, उन सभी चीजों को हम एक एक करके हमारे कंप्यूटर के अंदर जाएंगे और हर कंप्यूटर में जो भी लेजर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो हम एक एक करके डालते जाएंगे। पर डालेंगे कैसे वो भी मैं आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं, उनका जो डेटा है, डेटा से मतलब है उनका पुराने साल का, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का ये कहलाता है। ये जब पुराने साल का ये ओल्ड बैलेंस, इसको क्लोजिंग बैलेंस जब मैं अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर, मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में जाऊंगा, तो पुराने साल का क्लोजिंग नए साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति से आपको 31 मार्च तक, या मान लीजिए 31 मार्च तक जो पैसा लेना था, तो 31 मार्च का क्लोजिंग 1 अप्रैल को बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। जैसे आपको किसी व्यक्ति से 31 दिसंबर तक पैसा लेना होता है, नया साल आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, अरे पुराने साल का, भले वो एक दिन पहले की बात हुई, फिर क्या बोलते हैं 1 जनवरी को, अरे पिछले साल का इससे 10,000 रुपया लेना है, तो पिछला साल मतलब क्लोजिंग, तो वो नए साल में क्या बन जाएगा, ओपनिंग। बट ये सारी चीजें जो मैंने आपके लिए 1 बाय 1 रेडी करके रखी, अब इन सब चीज़ों को हम अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इन सभी चीज़ों को अगर मुझे देखना है तो देखने के लिए क्या तरीका होगा समझ लीजिएगा। ये सभी चीज़ें जो दी है ये सब हमारा
बैलेंस है, अभी ये अनुमानित है, बहुत सारी सीट है, तो ये हमने डाल के रख दिया। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का अगर डेटा आता है आपके पास पुराने साल का, या पुरानी कंपनी को कंप्यूटराइज करने का अगर मौका आए, तो आप किस तरीके से करोगे, इस बैलेंस को कैसे डालोगे, डालने का तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि लेजर और उनके ग्रुप आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो याद रखिए आपको किस तरीके से, किस प्रकार से करना है, उन सभी चीजों को अपन एक एक करके समझेंगे। और अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेली के अंदर कंपनी बनाने के बाद इस बैलेंस को कंप्यूटराइज कैसे करते हैं। तो चलते हैं, अब हम इस बैलेंस को सीखते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं। तो आप देखेंगे हम कि हमारा जो बिजनेस है, अब मैं कंपनी बनाऊंगा, मैंने लिया इंडियन सेल्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा पूरी कंपनी बनाने का तरीका वही है। अब पुराने साल का जो डेटा था वो मेरा डेटा था 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च तक का हमारा बैलेंस था। अब मैं क्या करूंगा, मेरा फाइनेंशियल ईयर मैंने डाला 1 अप्रैल 2024 से लेकर, तो अभी हमने यहां पर करा। अब हम इस चीजों को कैसे मैनेज करने वाले, तो चलते हैं, सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। बस कंपनी बना के आप आ जाइए बाहर। अब आप सोच रहे होंगे सर बाहर मतलब क्या होगा, ये सब कैसे करना है, यहां मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपका मैनुअल आइटम था उसको कंप्यूटराइज आइटम कैसे डालेंगे। मतलब अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आपकी दुकान में बहुत सारा आइटम आपको अपने कंप्यूटर में स्टॉक डालना है, तो स्टॉक कैसे डाला जाएगा, उन सब चीजों को अपन समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने यहां पर किया, क्रिएट करा एक लेजर। पहले ध्यान रखिए, पहले मैं आपको आइटम का स्टॉक डालना सिखाऊंगा, फिर अकाउंट का बैलेंस डालना सिखाऊंगा। तो देखो, अगर आपकी कंपनी में जितने आइटम थे उनको कैसे डालेंगे, हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप आइटम में जाएंगे। आपकी दुकान, आपकी कंपनी में पहले से जो माल पड़ा हुआ था, जो मुझे एक लिस्ट में प्राप्त हुआ है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, मैंने डाला LG 42 इंची HD टीवी, जो कि आता है टीवी के अंतर्गत। ये देखिए, मैं यहां पर जाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर एंटर करते जाइए। देखिए, अभी मैंने वहां पर GST ऑप्शन को यस करके आया था, तो मुझे हर एक चीज पूछेगा। कैटेगरी में जाऊंगा, मैंने यहां पर दे दिया LG, फिर यहां यूनिट पे जाऊंगा, मैंने कर दिया पीसेस। अब कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, देखो यहां जाना है मेन, ये है ओपनिंग बैलेंस। मतलब आपकी कंपनी में उस आइटम का कितना स्टॉक पड़ा है। तो मैंने बोला मेरे कंपनी में LG कंपनी की 10 टीवी है, जो कि मैंने 10,000 के रेट पे परचेस करी थी, वो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये मैंने डाल दिया। मेरी कंपनी में MI कंपनी के जो मोबाइल है, जो कि मोबाइल में जाएंगे, मैंने यहां पर ले लिया MI पीसेस। कितने मोबाइल पड़े हुए हैं, 10 मोबाइल है, 15,000 रुपए के रेट के खरीदे थे, जो बीके नहीं है, अभी इस कंपनी के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कितना माल पड़ा हुआ है। और मैंने तीसरा लिया बजाज के कूलर लिए। मैं जाऊंगा कूलर ग्रुप बनाऊंगा, यहां पर गए बजाज पीसेस, 5 कूलर है, 8,000 के परचेस है। तो इस तरीके से मैंने हजारों आइटम होगा, लाखों आइटम हो सकते हैं, वो एक एक करके एक बार तो आपको डालना ही पड़ेगा। मैंने अभी आपके सामने केवल 3 आइटम डाले, और ये 3 आइटम डाले। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस नाम का लेजर ओपन करेंगे, अल्टर के साथ F1 बटन दबाना, आपको बताएगा कि आपकी कंपनी में कितने कूलर है, कितने मोबाइल है और कितने टीवी है। पूरा स्टॉक यहां पर आपको बता रहा है। वही आपका अभी ओपनिंग है और वही आपका अभी क्लोजिंग है, क्योंकि अभी आपने कुछ भी बेचा नहीं।
इस तरीके से आप एक एक आइटम भी डाल सकते हो। 1000 आइटम है तो एक बार आप पूरे आइटम की लिस्ट बनवाइए और एक एक करके सारे आइटम आप डाल दीजिए। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं देखिएगा, ये हुआ एक सेक्शन। पर आपने किसी ने बोला अरे सर मुझे आइटम वाइज कंपनी में स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, मुझे करना है गुड्स वाइज मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? गुड्स वाइज। तो यहां पर क्रिएट किया, हम लेजर में जाएंगे और अब मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में मेरा किराने का बिजनेस मान लो, अब इस पे बहुत छोटे छोटे से आइटम है, मैं उसका स्टॉक नहीं मेंटेन करना चाहता। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे परचेज सेल के बिल की एंट्री तो करना पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां लेजर डालूंगा, परचेस में जाऊंगा, यहां पर डालूंगा मैं स्टॉक अकाउंट। क्या लेजर डालूंगा? स्टॉक अकाउंट। एंटर किया, काय से जोड़ूंगा? स्टॉक ग्रुप से। याद रखिएगा मैंने क्या डाला, यहां पर डाल रहा हूं कि मेरे को 1 अप्रैल को स्टॉक अकाउंट, स्टॉक इन 1 अप्रैल को मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक या मेरे पास 3 लाख रुपए का स्टॉक मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है। मतलब मैंने वहां पर इससे पहले जो देखा वो एक एक आइटम था, और मैं अपने बिजनेस में अब एक दूसरा तरीका बोला कि मुझे आइटम वाइज नहीं मेंटेन करना है, मुझे अनुमानित स्टॉक डालना है। तो फिर ऐसी कंडीशन पे आप डालेंगे स्टॉक अकाउंट, उसको जोड़ेंगे स्टॉक इन हैंड से, और 1 अप्रैल को मेरे पास 1 लाख रुपए का स्टॉक था जो मैंने डाल दिया। इतना करके मैं बाहर आ गया। अब क्या करूंगा, मैं अल्टर करूंगा। अल्टर करने के बाद हम लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद हम स्टॉक में जाएंगे। अल्टर करके अभी मैंने क्या डाला, ओपनिंग स्टॉक डाला, 1 अप्रैल का 3 लाख रुपए का है। अब मैं यहां डालूंगा 31/3/2025 को। अब मेरे पास पूरे साल भर एंट्री होने के बाद, साल भर लेन देन कर परचेज सेल करने के बाद आज तारीख आ गई 31 मार्च 2025। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरी कंपनी में सिर्फ 50,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ। कितने का पड़ा है? केवल 50,000 का। तो मैंने 50,000 का क्लोजिंग डाला। ओपनिंग स्टॉक था वो मेरा 1 अप्रैल का था, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा 31 मार्च का है। मैंने यस करा, एंटर करके बाहर आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर मैं यहां पर जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पे गया, मैं यहां पर मैंने अल्टर के साथ F1 बटन दबाया। कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपको पूरी डिटेल अगर देखना हो तो या तो आप यहां पर बटन दबाएंगे, यहां पर जाएंगे, या फिर अल्टर के साथ F1 करेंगे। अल्टर F1 का मतलब होता है डिटेल्ड। अब मेरे पास टोटल 40,000 के कूलर है, 1,50,000 रुपए के मोबाइल है, और 1 लाख रुपए के मेरे कंपनी में स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आप यहां जाएंगे, वही स्टॉक क्लोजिंग भी, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी बेचा नहीं है। देखिए अब यहां पर एक बात आती है कि ये तो आइटम वाइज स्टॉक हुआ जो मैंने डाला था, पर आपने बोला मैं बिजनेस में आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन नहीं करूंगा, मुझे तो गुड्स वाइज देखना है, जिसमें केवल इसका ऐसा नहीं दिखाए, केवल स्टॉक दिखाए। तो आपको एक सेटिंग करना पड़ती है। अगर मुझे आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन करना है तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपको गुड्स वाइज स्टॉक मेंटेन करना है तो फिर आपको केवल यहां पर जाना है और आपको बटन दबाना F, ये यहां पर हम जाएंगे, बटन दबाएंगे F11, बस F11 बटन दबाइएगा और यहां पे जाइएगा। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री। देखो अगर यहां पर याद रखिएगा, ये इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री का मतलब है, इस लाइन का मीनिंग आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको आइटम वाइज मेंटेन करना है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, यस ऑलरेडी है। पर अगर आपको आइटम वाइज नहीं मेंटेन करना है, अगर आपको गुड्स वाइज मेंटेन करना है, तो इस ऑप्शन को हम जाएंगे और इसे काट कर इसे हम लोग
यहां पर जाएंगे और इसे कर देंगे हम नो। तो अभी मैंने आइटम वाइज तो आपको पढ़ा दिया था, अब मैं चाहता हूं कि मुझे गुड्स वाइज देखना है, और अगर मुझे गुड्स वाइज देखना है तो मुझे क्या करना है, बस इस ऑप्शन को मैं जाऊंगा, नो करके बाहर आ जाऊंगा, और जैसे मैंने नो करके बाहर आया, अब आपका कंप्यूटर आपको बताएगा, वो बोलेगा कि टोटल आपके पास 3 लाख रुपए का स्टॉक है ओपनिंग, और क्लोजिंग आपको 3 लाख क्यों बता रहा है वो भी मैं बता दूं कि जितनी बार आप अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे उतनी बार आपको यहां जाना है पीरियड में, पीरियड बटन दबाइए, यहां पर डालिए 31 मार्च 2025। अब देखिए कंप्यूटर अब आपको बता रहा है कि आपकी कंपनी जब आपने कंप्यूटराइज करी थी उस समय आपके पास 3 लाख रुपए का माल पड़ा था, और अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 50,000 का। इस तरीके से, इस प्रकार से आप अपने बिजनेस में आइटम वाइज भी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जितनी बार भी आप बैलेंस शीट P&L अकाउंट देखेंगे, 2 बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहली चीज, अगर आपको पीरियड चेंज करना है, हर बार जब भी आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो याद रखिए आपको पीरियड चेंज करना है। हर बार आप पीरियड डालेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, या जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये डालेंगे तो ये होगा मेरा पीरियड, बैलेंस शीट और प्रॉफिट। दूसरी बात, जितनी बार भी आपको ये सब देखना है तो आपको पूरा डेटा डिटेल्ड वाइज देखना है, मतलब कितना स्टॉक है पूरा डिटेल्स देखना है, तो आप अल्टर के साथ F1 बटन दबाइएगा तो पूरा की पूरा डेटा डिटेल में दिखेगा। जैसे अभी मैंने यहां से ई आ गया, अब मुझे यहां पर अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, अगर मैंने अल्टर के साथ F1 बटन दबाया तो हर आइटम का कितना कितना स्टॉक है वो बताएगा। इस तरीके से आप चाहें तो आप अपने बिजनेस के अनुसार यूज में ले सकते हैं। अभी हमने यहां पर गए, इसको अभी हमने हटा दिया। तो याद रखिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने ये करा कि हमारी कंपनी में कितना माल पड़ा है, आइटम वाइज भी देखा और गुड्स वाइज भी देखा। गुड्स में आइटम का नाम नहीं आता है पर स्टॉक देखा जाता। अब मुझे डालना है अपने बिजनेस का बैलेंस डालना है कि भाई अभी तक जो था वो सिर्फ लोगों से कितना लेना है कितना देना है, जो कि मैंने एक चार्ट बताया था, मगर मैं आपको वही चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 बाय 1 बता रहा हूं जो आपको अपनी बैलेंस शीट P&L अकाउंट में लेना चाहिए। आपने सामने वाली कंपनी की पूरी बैलेंस शीट बुलवा ली, पूरी बैलेंस शीट आपके सामने आ गई। अब आप उसका बैलेंस कैसे डालेंगे, तो आपके सामने बैलेंस शीट में था जो भी लेजर के अंदर दिख रहा था, तो आपने डाला कैपिटल। अब कैपिटल में गए, मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट थी जो कंपनी ने मुझे दी जब मैं जॉब करने गया, तो उस बैलेंस शीट पे 5 लाख रुपया कैपिटल दिखाया। दूसरा, उसी बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग लिखा था कि अपने बिजनेस से 50,000 रुपया उसने निकाल के रखा है। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा आपने देखा होगा, ड्राइंग अकाउंट पेमेंट में जाता है, वो भले कैपिटल ग्रुप में जाता है मगर वो हम बिजनेस से जाता है, इसलिए हम उसे एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये जितने भी लेजर डाल रहा हूं ना, ये अभी मैं आपको P&L अकाउंट में बैलेंस शीट पे दिखाने वाला हूं। याद रखिएगा, कॉमन चीजें जीवन में जो जितनी चीज आती है वो सब डाल रहा हूं, जो कि आपको लेजर ग्रुप जो मैंने पहले दिन पढ़ाए थे। अगर मैं कहीं कंपनी में गया और उन्होंने पूरा डेटा मुझे दे दिया और बोले अब इसको कंप्यूटराइज करो, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे एक एक चीजों को देखते रहना। मान लीजिए मैंने अपना हाउस रेंट दूंगा, तो आप भी जानते हैं हाउस रेंट जो होता है वो कैपिटल ग्रुप में आता है, और ऑफिस रेंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। मान लीजिए मैंने टोटल साल भर में 60,000 रुपया मकान किराया दिया, वो भी मेरी कैपिटल में से कम होगा। ऐसी बहुत सारी, बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, ये सब चीजें आपको डालना है। मान लीजिए मेरा SBI में सेविंग अकाउंट है
उस अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट में मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो मैं यहां पर डालूंगा 1 लाख रुपया, ये डाल दिया। अगर मेरा कोई करंट अकाउंट है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में मेरे बिजनेस का करंट अकाउंट है, तो भी आपको अकाउंट तो बैंक का ही आएगा। अब करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो मैंने करंट अकाउंट डाला। जितना भी उस अकाउंट के अंदर मान लीजिए पेमेंट है, अगर 5 लाख है उस अकाउंट में, तो आपने 5 लाख डाल दिया। मान लीजिए आप लोन लेते हो, यहां लोन को भी मैं 3 तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका याद रखिए, पुरानी याददाश्त जो पहले दूसरे दिन पढ़ाया था मैंने क्लास में, वही चीज आज आप लोगों को उपयोग में आने वाली है, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अगर देख रहे हैं तो सब चीजें मुझे याद है कि कौन सी क्लास कब है। अब मान लीजिए मैंने किसी बैंक से लोन लिया, तो मैंने यहां पर कर दिया, मान लीजिए एक्सिस बैंक से लोन लिया, तो यहां लिखूंगा एक्सिस बैंक का लोन, और बैंक ने मेरे बैंक बिजनेस को देखकर मुझे लोन दिया, तो वो आ जाएगा मेरा लोन्स एंड लायबिलिटी। जितने का भी मैंने लोन लिया, यहां पर ये 2 लाख का है, ये आ गया मेरा। मान लीजिए मेरे पास कुछ गोल्ड था, मैंने बैंक में जमा किया और मैंने बजाज कंपनी से गोल्ड लोन ले लिया, तो यहां पर जाएंगे कि तो ये कहलाता है सिक्योर्ड लोन, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी के लिए कुछ न कुछ चीज गिरवी रखी है, तो ऐसे लोन को हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। ये का डाल दिया। मान लीजिए कुछ पैसे की और जरूरत है, तो अपन ने फादर से लोन ले लिया। अगर आप अपने पिताजी से लोन ले रहे हो, तो ऐसे लोन को हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कितने का लिया? 85,000 का लिया, तो मैंने अनसिक्योर्ड लोन को 85,000 कर दिया। मतलब मैं आपको वही लेजर ग्रुप बताते जा रहा हूं, क्योंकि ये बैलेंस शीट में सब था। तो अब मुझे कंप्यूटराइज करना है, तो ये सब चीजें 1 बाय 1 डालना पड़ेगी। मान लीजिए मैंने परचेस किया, तो परचेस कितने का किया? मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, उसमें से 10,000 रुपए के माल में मिस्टेक निकल गई, तो मैंने यहां डाला परचेस रिटर्न। एक प्रकार से पुराने बिजनेस को कंप्यूटराइज करना है, तो एक बार थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस। अब देखो परचेस क्या होता है? हमेशा डेबिट, और परचेस रिटर्न होता है क्रेडिट। अब मैंने यहां परचेस रिटर्न लेजर डाला, तो यहां पर डेबिट डाला, जबकि परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, तो यहां पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां क्रेडिट नहीं करूंगा, तो पहले 1 लाख रुपए का जो परचेस दिखाया, ये 10,000 भी उसमें आके जुड़ जाएंगे। क्रेडिट करने का मतलब होता है ये वहां से माइनस करेगा। जैसे मैंने किसी को बेचा, सेल्स, तो सेल्स मान लीजिए मैंने 1,25,000 रुपए का माल बेचा, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, पर सेल्स रिटर्न जो आएगा वो हमेशा डेबिट होता है। तो भैया आपने किसी को 1.25 लाख रुपए का माल बेचा था, उसने 15,000 रुपए का माल वापस किया, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए इसका ग्रुप क्रेडिट हुआ। परंतु मुझे माइनस करवाना है स्टॉक को, इसलिए इसे हम डेबिट से जोड़ देंगे। मुझे एक मार्केट में एक दुकान लेनी थी, किराए पे लेनी थी, तो दुकान जिस व्यक्ति से ले रहा था, उसने मुझे बोला कि 2 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, और मेरी बैलेंस शीट में मैंने देखा कि पुरानी बैलेंस शीट में मैंने 2 लाख रुपए पगड़ी दे रखी है, एडवांस किराया दे रखा है, तो मैंने लिख दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर शॉप दुकान के लिए मुझे कुछ पैसा पहले से जमा किया हुआ है, जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है, तो मैं यहां पर जाऊंगा, वो करने वाला हूं मैं डिपॉजिट असेट्स। कितना जमा करके रखा है? 2 लाख, तो ये मैंने 2 लाख रुपए ये करके आ गया। इसी प्रकार से जिस कंपनी से मैं माल खरीदता था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इंदौर की कंपनी थी जिससे मैं माल खरीदता था, तो अभी उसे मुझे खरीदा था, तो कुछ पैसा जो भी पेंडिंग था उसमें 1 लाख रुपया उस कंपनी को मुझे अभी देना बाकी है, पुराने फाइनेंशियल ईयर का बाकी है। उसी प्रकार से मैंने मेरे कस्टमर आयुष ट्रेडर्स जिसको मैं माल बेचता हूं, उससे मुझे कुछ लेना है, पेंडिंग है, बाकी है। तो देखिए ये तो एक एक कस्टमर का नाम डाल रहा हूं, हजारों कस्टमर होगा। तो याद रखिएगा जहां आप जॉब कर रहे या जो आपकी कंपनी है, जितने भी लोगों से आपको पैसा लेना हो,
या देना हो तो ऐसे आपको एक एक व्यक्ति का डेटर्स का नाम, वैसे क्रेडिटर्स का नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहां नहीं डालोगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, आपकी बैलेंस शीट में कितना लेना है कितना देना है ये कंप्यूटर नहीं दिखाएगा। तो एक एक कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, उसे कितना उससे हमें लेना है, और उसी प्रकार से उन कस्टमर के नाम डालेंगे जिन्हें हमें देना है। मान लीजिए हम यहाँ एक एक चीजें डाल रहे। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी के लिए कूलर खरीदा, वो फिक्स असेट से। मान ली कूलर की जगह मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मान लीजिए एक एसी खरीदा, तो एसी फिक्स असेट्स में जाएगा। कितने का एसी खरीदा हमारी कंपनी में, तो ये 45,000 रुपये का पड़ा हुआ है, तो ये भी हमने डाला। इस तरीके से अगर मुझे ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। कितना दिया ट्रांसपोर्ट का, 5,000 रुपया दिया, ऐसे जाएगा। अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो कहलाएगा डिस्काउंट गिवन, जिसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं डिस्काउंट दूंगा तो मैंने यहाँ कर दिया 5,000 रुपया डिस्काउंट दिया। ये सब आपको P&L अकाउंट बैलेंस शीट पे दिखेगा। ये मैं मेरी इच्छा से नहीं डाल रहा हूं, ये मेरे पास एक कंपनी का डेटा आया जो मैंने अभी दिखाया था, उसी चीज को मैं करके बता रहा हूं। अगर मुझे कहीं से डिस्काउंट मिला तो यहां लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम आएगी। अगर मुझे डिस्काउंट मिला यहाँ पर 25,000 रुपया, ये आ गया। अगर मुझे कमीशन मिला तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो गया, जहां से भी मिला 6,000। बस ऐसे हम एक एक करके हम लोग डालते चले जाएंगे। जितने भी खर्चे, जितनी भी इनकम जो भी होते चले जाएगी, बस आप एक एक करके डालते जाइए। मान लीजिए मेरा कुछ बिल्स पेंडिंग आना बाकी है, जिसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, तो ये हमारी करंट असेट्स कहलाती है बिल्स रिसीवेबल। ये देखिए करंट, मुझे अभी 1 लाख रुपया आना बाकी है, तो हमने यहाँ लिख दिया करंट बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स में आएगी। और अगर हमें किसी को देना बाकी है तो बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी में आती है। ये दो बातें कभी कभी पता नहीं होता है, इसलिए मैंने यहीं पर डाल दिया। मान लीजिए 45,000 रुपया अभी मुझे कुछ देनदारी बाकी है, कुछ आना बाकी है, कुछ देनदारी बाकी है। इस तरीके से हम जितने आ जाएंगे वैसे डालते जाएंगे। मैंने एक रवि नाम का एक एम्प्लॉई है, उसको मैंने लोन दे रखा है, तो लोन लूंगा तो लाइबिलिटी, दूंगा तो असेट्स आएगा। मान लीजिए मैंने 45,000 रुपये का लोन दे रखा है, तो इसके अंदर भी दिखाएगा। अब मान लीजिए एसी के ऊपर मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है 5,000, तो एक लेजर ही डाल दूंगा। डेप्रीसिएशन एक प्रकार से मेरे लिए खर्चा होता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, 15,000 रुपया लगाना है, ये डेप्रीसिएशन। मान लीजिए किसी ने अब मेरा पैसा डुबा दिया, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेप्स। बैड डेप्स हमारी कंपनी का खर्चा होता है। मान लीजिए मेरा 50,000 रुपया डूब गया, पर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो पैसा डूब गया था उसमें से कुछ पैसा मुझे मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं बैड डेप्स रिकवर। कुछ रिकवरी हो गई, तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर इनकम हो गई, जो 25,000 डूबे थे उसमें से 15,000 रुपये की वसूली हो गई। इस तरीके से हमने एक एक करके पूरे लेजर के, ऐसे जो भी उन लोगों की बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में डाटा होगा, उसे डालने के बाद मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा। अब मैंने अभी ही बोला था बैलेंस शीट अभी ऐसे दिखा रहा है, डिटेल्ड में देखना है तो अल्टर के साथ F1 बटन दबाइए। साथ ही साथ देखिए अगर मैंने गलती क्या करी, हाउस रेंट जो होता है, देखो माइनस नहीं हुआ, क्योंकि हाउस रेंट भी मेरे लिए खर्चे का काम करता है। कंपनी में से जा रहा है, मकान किराया है। हाउस रेंट जो होता है वो अभी हमने यहाँ पर खर्चा नहीं किया, देखो DR नहीं किया था, मुझे गलती पकड़ में आ गई। अगर मेरा ऑफिस का किराया होगा तो वो हमारे लिए ऑफिस रेंट जो होता है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ 55,000 रुपया डाला, ये आ गया। इस तरीके से पूरा करने के बाद जैसे आप बैलेंस शीट देखने जाएंगे, अल्टर बटन के साथ F1 बटन दबाएंगे, आपकी बैलेंस शीट पूरी की पूरी
जिस कंपनी ने मुझे बैलेंस शीट दी थी उसकी बैलेंस शीट को देख के मैं डालते जा रहा हूं। आप खुद देख रहे होंगे, कुछ जो जो चीजों की जरूरत थी वही डाली। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाया, अपने ड्राइंग हो गया, हाउस रेंट हो गया, सिक्योर्ड लोन कितना था, अनसिक्योर्ड लोन क्या है, बैंक से लोन कितना है, कितने क्रेडिटर से, कितने लाइबिलिटी से, दोनों बताएगा। असेट्स भी आ गई, साथ में स्टॉक आ गया, साथ में डिपॉजिट आ गया, सभी चीजें आपको दिखाते जाएगा। मतलब जो मैंने डेटा डाला उसकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। और यही अकाउंटिंग आपको लाइफ में करना पड़ सकती है। यही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। आपने देखा इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि मैंने 3 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है और वही क्लोजिंग भी 3 लाख का है, क्योंकि अभी मैंने डेट नहीं बदली। अब अल्टर के साथ मैंने F1 बटन दबाया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 डाल दिया। तो देखिए अब क्लोजिंग मुझे बताएगा। ओपनिंग जो मेरा था, ये देखिए क्लोजिंग 50,000। आप देखेंगे इसके अंदर कि 3 लाख रुपए का स्टॉक था। उसके बाद हमने 1 लाख रुपए का परचेस किया, हमने 10,000 रुपए का रिटर्न कर दिया। हमारा 5,000 रुपया ट्रांसपोर्ट है, हमारा डूब गया पैसा, वो है हमारा 50,000। डेप्रीसिएशन है 15,000, डिस्काउंट दिया 5,000, ऑफिस रेंट दिया 5500 रुपया। उसी प्रकार से हमारा बेड डेप्ट से रिकवर हुआ, वो हुआ 15,000। हमारा कमीशन मिला हमें 6,000। अभी हमने डिस्काउंट मिला वो है 25,000। अब हमने माल बेचा था 1,25,000 का, हमें कितना माइनस हुआ, रिटर्न आया 15,000। मैंने आपकी पुरानी बैलेंस शीट को देखा और पुरानी बैलेंस शीट को देखकर मैंने पूरा की पूरा डेटा इनपुट किया और पुराना डाटा इनपुट करने के बाद इस तरीके से बैलेंस शीट P&L अकाउंट बनकर तैयार हुआ। इस तरीके से आपका ये मेरा फाइनेंशियल ईयर का डेटा पूरा हो गया। मतलब अब मुझे अगले बार या हर साल ये सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्या करने वाले हैं, अब ये मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर था। अब मैं क्या चाहता हूं 2025-2026, अब इस साल का डेटा अगले साल में ट्रांसफर करूंगा। तो फाइनेंशियल ईयर का डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, बस एक बटन दबाना है, पीरियड पे जाइएगा, ये पीरियड बटन दबाया, ये देखिए पीरियड करा। अब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 24-25। अब मुझे क्या करना है 25-26, तो 1/4/2025 से 31 मार्च 2026, बस ये डेट डालूंगा तो पुराने साल का क्लोजिंग नए साल के लिए ओपनिंग आ जाएगा। अब आप जाके देखो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, आपका पूरा की पूरा ये आ गया। पुराने साल का जो क्लोजिंग था वो नए साल के लिए 50,000 ओपनिंग बन के आ गया। देखिए अब पूरा डेटा नीले। तो याद रखिएगा, आपको हर साल ये सब नहीं करना पड़ता, बस इसी प्रकार से आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इसी प्रकार से की जाती है।